नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः आरएनटी एजुकेशन बोर्डवा यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में स्वागत। साथियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10 का सेकंड अध्याय, जिसका नाम है मानव तंत्र। ठीक है साथियों, थोड़ी सी तंत्र के बारे में बात करते हैं और फिर अपन शुरू करेंगे। आज का अपना पहला टॉपिक है पाचन तंत्र के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। बात करते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई में कहूं या संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई कहूं तो वो है अपनी कोशिका। साथियों, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? ऊतकों का निर्माण करती है। और एक ही प्रकार के ऊतक या टिश्यूज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और एक ही प्रकार के कार्य करने वाले अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और इन जो भी शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, या अपन कह सकते हैं कि तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। तो इसके अंदर शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? छोटी इकाई वो है अपनी कोशिका, सेल। ठीक है, तो साथियों आज बात करते हैं अपन शरीर के तंत्रों के बारे में, जिसके अंदर अपना अध्याय 2 का मानव तंत्र के अंतर्गत पहला टॉपिक है वो है अपना पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले कि पाचन क्या होता है। थोड़ी सी इसकी परिभाषा देते हैं पाचन की। जैसे माना कि अपन जो भोजन लेते हैं वो बहुत ही जटिल अवस्था में होता है, या उसके जो बड़े बड़े कण होते हैं, भोजन के बड़े बड़े कणों को सरल या छोटे छोटे कणों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों के अंदर तोड़ना पाचन कहलाता है। तो बात करते हैं शरीर में ऐसे कौन कौन से अंग है जो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में सहायक है, और भी इनके कौन कौन से अंग सहायक है। तो बात करते हैं इसके तंत्र के अंदर सबसे पहला अपना अंग है वो है मुख गुहा। क्या है? मुख है। दूसरा अंग है ग्रसनी है, आगे है ग्रास नली है, फिर अगला स्टोमस आमाशय है, उसके बाद छोटी आंत, और फिर है बड़ी आंत। ठीक है साथियों, आज अपन पाचन तंत्र के अंतर्गत इन अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये अंग अपने शरीर में कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हो जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुख से प्रारंभ होती है, और अंतिम स्थान है वो है गुदा। मैं कह सकता हूँ शरीर के अंदर जो भी पाचन की प्रक्रिया है वो मुख से शुरू होकर गुदा तक समाप्त हो जाती है। ये इसकी जो पाचन की प्रक्रिया है। और मैं कह सकता हूं जो मुख और गुदा तक जो एक नली है, उस नली को अपन कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और मानव के अंदर इस आहार नाल की जो लगभग लंबाई है वो होती है औसतन 8 से 10 मीटर। दिखाई दे रही है यहाँ पर, आप देखिए इस डायग्राम के अंदर मुख से लगाकर ये अपनी ग्रास नली है, ये आमाशय है, फिर छोटी आंत है और ये बड़ी आंत दिख रही है। इस जो मैं कहूं कि अगर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है। साथियों, बात करते हैं सबसे पहले अपन मुख के बारे में कि मुख के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। यह हो गया अपना मुख। मुख के अंदर सबसे पहली बात है दांत है, जीभ है, या मैं इसको कह सकता हूं
जीवा है। और क्या है, और है मुख के अंदर लार ग्रंथियां, जिनका संबंध सीधा भोजन के पाचन से होता है। अब बात करते हैं दांत के बारे में, जीभ के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा मुख है वो एक दरार नुमा संरचना है, या मैं कह सकता हूं एक कटोरी नुमा संरचना है, अंदर से खोखला। तो बात करते हैं इसके अंदर अपन दांत की। मानव के अंदर जो दांत है, पहली विशेषता, ये दांत कैसे होते हैं, गर्त दंती दांत होते हैं। दूसरी बात है, ये दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं। तीसरी इनकी विशेषता, मानव के दांत होते हैं वो होते हैं द्विबार दंती। अब बात करते हैं कि गर्त दंती क्या होते हैं। गर्त दंती का मतलब है जो मानव के दांत होते हैं वह सांसों में या खांसों में स्थित होते हैं, ये हो गए गर्त दंती। फिर बात करते हैं विषम दंती। विषम दंती का मतलब है जो दांत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी दांत कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। और द्विबार दंती का आप समझते हो, इसका मतलब जो मानव के दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं। जीवन काल में मानव के दांत कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं दांत। अब बात करते हैं दांतों के बारे में कि दांत है वो मानव के अंदर कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो दांत है वो कुल कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के कुल दांत है, जिसके अंदर अपना पहला है कृंतक दांत, दूसरा है अपना रज्जक दांत, तीसरा है अपना अग्र सवर्णक, और सबसे अंतिम है सवर्णक दांत। इन सभी के कार्य अलग अलग है, इसलिए इनको हम विषम दंती कहते हैं। इनकी संख्या की बात करेंगे, अगर संख्या की बात करें तो इन सभी की संख्या कितनी होती है, इन सभी की संख्या होती है 32। एक दांत सूत्र है, उस दांत सूत्र के माध्यम से अपन 21 23 इंटू 2, इसके माध्यम से अपन दांतों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, याद रख सकते हैं ओनली फॉर एक सूत्र के माध्यम से आप। तो साथियों बात करते हैं कृंतक दांत के बारे में। ये हो गया अपना ICPM। आई का मतलब है इंसाइजर, सी का मतलब है कैनाइन, पी का मतलब है प्रीमोलर और एम का मतलब है मोलर दांत अर्थात सवर्णक दांत। तो बात करते हैं कृंतक दांत के बारे में। ये साथियों एक जबड़े की संख्या है। कौन से जबड़े की संख्या है, एक जबड़े की, और कुल 2 जबड़े हैं। तो पहले बात करते हैं ऊपर वाले जबड़े की संख्या। जैसे आप इसको कैसे समझोगे, ये माना कि ऊपरी जबड़ा है और ये अपना निचला जबड़ा है। ये इसके अंदर दांत है, तो इसको अपने यहां से सीधा कट किया, ये ऊपरी जबड़ा हो गया, और इसको अपन ऊपरी एक ऊपरी जबड़े को 2 भागों के अंदर बांट दिया है। अपन इधर के जो दांत है वो ये दांत है, और इधर के जो दांत है वो ये दांत है। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं अपन पहले कृंतक दांत के बारे में। ऊपर के जबड़े में एक साइड में कितने दांत है, 2 दांत है। इधर के साइड में कितने दांत है, 2 दांत है, अर्थात 2 इधर भाग और 2 इधर वाले भाग में कुल ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और इसी प्रकार नीचे वाले जबड़े में भी 2 और 2 इधर, कुल संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अर्थात कह सकता हूं कि ऊपरी जबड़े में भी 4 और निचले जबड़े में भी 4, अर्थात कृंतक दांतों की संख्या कुल कितनी होगी मुंह के अंदर, 8 हो गई। बात करते हैं रत्नक दांत की संख्या। तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इधर कितना है, इधर 1 दांत है, ये हो गया अपना 1 दांत। इधर भी 1 दांत है, ये हो गए 2, तो इधर भी 1 और इधर भी 1, कुल दांत कितने हो गए, 2 + 2 कितने हो गए, 4 दांत हो गए। फिर साथियों बात करते हैं अगर सवर्णक, या फिर बात करूं मैं
प्रीमोलर दांत। तो यहाँ दो, इसका मतलब इधर भी ऊपरी जबड़े, ऊपर वाले जबड़े के साइड में दो इधर 4, नीचे वाले जबड़े में भी 2 इधर और 2 इधर 4, अर्थात 4 + 4 कितने हो गए? 8 हो गए। फिर बात करते हैं अंतिम सोर दांत या कह सकता हूं मोलर दांत। इसकी संख्या 3 है, इसका मतलब इधर भी 3, इधर भी 3, नीचे वाले जबड़े में भी एक साइड में 3 और इधर भी 3, अर्थात 6 और 7 कितने हो गए? 12 हो गए। ये 12 दांत हो गए अपने। 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32, अर्थात कुल दांतों की संख्या कितनी होगी? 32 दांत हो गए। साथियों बात करते हैं इन सभी दांतों के कार्य अलग अलग है। कार्य क्या है? अलग अलग है। तो पहले बात करते हैं कृंतक दांत के क्या कार्य। तो कृंतक दांत है वो काटने में सहायक है। किसमें सहायक है? काटने में सहायक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कभी आपने केला खाया होगा और उस केले को आपने जैसे ही मुंह के अंदर डालते हो तो कौन से दांतों के द्वारा काटते हो? तो वो आपका आंसर है कृंतक दांत। फिर बात करते हैं साथियों रदनक दांत। रदनक दांत का कार्य है भोजन को चीरना या फिर फाड़ना। इस रदनक दांत का क्या कार्य है? भोजन को चीरना और फाड़ना। जिसके अंदर ये रदनक दांत विकसित होते हैं, इसका मतलब वो कौन सा प्राणी है? मांसाहारी प्राणी है। आपने देखे होंगे डॉग्स या कुत्ते वगैरह है, उनके अंदर जो 2 साइड में दांत लगे होते हैं वो दांत कौन से हैं? वो रदनक दांत है, अर्थात वो मांसाहार प्रकृति को दर्शाता है। अब रदनक दांत के आधार पर अपन कह सकते हैं कि मानव भी क्या है? मांसाहारी है। फिर बात करते हैं अपन अगर सवर्णक दांत के बारे में। इनकी संख्या 8, कार्य है भोजन को चबाना। फिर सवर्णक संख्या 12, भोजन को चबाना। तो साथियों ये तो होगी अपने मानव के अंदर दांतों की संख्या, दांतों के प्रकार और दांतों के कार्य। यह आपका दंत सूत्र है 21-23/21-23 × 2। अगर मैं बात करूं दूध के दांत का मतलब है दूध के दांत की संख्या होती है 20, अर्थात एक शिशु के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगर आप इनका सूत्र देखना चाहते हैं 21/21-21/2 बराबर आपका दांत कितने आएंगे? आपके दांत कितने आएंगे? आपके दांत आएंगे 20 दांत आएंगे। अर्थात आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि दूध के दांतों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर होगा 20। अगर पूछ जाए सूत्र क्या है 2102। ठीक है साथियों, इसको कैसे करोगे? वही है ICPN, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांत। तो ये तो होगी अपने दांतों के बारे में। थोड़ी सी दांत के बारे में एक और बात करते हैं कि दांत के ऊपर एक व्हाइट कलर का कठोर आवरण पाया जाता है। उस आवरण का नाम है इनेमल। और इनेमल है वो शरीर का सबसे कठोर भाग है। बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वो है अपना इनेमल। और ये दांतों के बाहर की ओर, दांतों के ऊपरी सतह की ओर पाया जाता है, व्हाइट रंग का होता है। अगर मैं बात करूं कि इनेमल का निर्माण किससे होता है तो इनेमल है वो अपना कैल्शियम कार्बोनेट व कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कौन? इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है और यह शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो ये अपने बारे में दांतों के बारे में जानकारी पूरी हो गई। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जीवा के बारे में। तो साथियों बात करते हैं जीवा के बारे में।
आप सब लोग जानते हैं कि जीवा हमारे शरीर के अंदर, मुख के अंदर पाई जाने वाली एक मांसपेशियों की संरचना है, मांसपेशियों की बनी हुई संरचना है, जिसका एक भाग स्वतंत्र रूप से खुला रहता है और दूसरा भाग पीछे पृष्ठभाग से जुड़ा हुआ रहता है और उस पृष्ठभाग को अपन कहते हैं, ध्यान से सुनना, जीवा फ्रेनुलम। जीवा फ्रेनुलम या ऐसे अपन कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवा का जो पृष्ठभाग है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो वो है जीवा फ्रेनुलम या फिर फ्रेनुलम लिंगुअल, जिसके कारण जीव का जो पृष्ठभाग है वो जुड़ा हुआ रहता है। फिर साथियों बात करते हैं, माना कि यह एक जीव है, क्या है, जीव है, और जीव पर क्या पाई जाती है, जीव के ऊपर दानेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, दानेनुमा संरचना है, ध्यान रखना, जीव के बीचों बीच में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है, जीव के बीचों बीच में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। बात करते हैं जीव का सबसे आगे वाला भाग है, वो अपन को कौन से स्वाद का ज्ञान करवाता है, तो वो अपन को मीठे स्वाद का ज्ञान करवाता है। कौन सा भाग, जीव का आगे वाला भाग, जीव का पीछे वाला भाग कौन से स्वाद का ज्ञान कराता है, तो वो है अपना कड़वा स्वाद। साइड वाले खट्टे स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। तो ये होगी जीव की संरचना, आगे वाला भाग मीठे स्वाद का, अंत वाला भाग कड़वा, और साइड वाले भाग जो इधर के भाग है, ये दोनों किसका ज्ञान करवाते हैं, ये दोनों करवाते हैं खट्टे स्वाद का। ठीक है साथियों, फिर बात करते हैं जीव के कार्य। सबसे पहला कार्य है, सब लोग जानते हैं, बोलने में सहायक है। दूसरी बात है, भोजन को मुंह के अंदर घुमाने में सहायक एवं शरीर के आहार नाल के अंदर धकेलने में भी सहायक है। तो ये तो होगी इसके इंपॉर्टेंट कार्य। फिर साथियों बात करते हैं, एक अपना जो अगला टॉपिक है जीव के बाद में लार ग्रंथियां, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो ध्यान दीजिए, बात करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। मुख के अंदर लार पाई जाती है, अर्थात आपने कई बार देखा, जब आपने कोई सूखी चीज मुंह के अंदर डाली होगी और थोड़ी देर बाद वो भीग जाती है, वो किसके कारण भीगती है, वो है लार के कारण। किसके कारण है, लार के कारण। बात करते हैं, लार के अंदर 2-3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम, और वो एंजाइम कौन कौन से हैं, जिसके अंदर पहला एंजाइम है टायलिन एंजाइम। साथियों, एंजाइम का नाम क्या है, टायलिन एंजाइम, जो लार के अंदर पाया जाता है। और दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। इन दोनों के क्या कार्य हैं वो भी अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, टायलिन एंजाइम है, वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है और मुख के अंदर, ध्यान रखना, लगभग 30% स्टार्च का पाचन होता है। लगभग है वो 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है
कौन से एंजाइम के द्वारा? टायलिन एंजाइम के द्वारा। और यह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है लार के अंदर। साथियों, दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। इस एंजाइम का क्या कार्य है? यह एंजाइम जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को गलाकर नष्ट कर देते हैं। अर्थात लाइसोजाइम एंजाइम उसके अंदर सहायक है। जैसे मान कर हम कोई भोजन कर रहे हैं और भोजन के अंदर कोई भी जीवाणु आ गया है तो उस जीवाणु को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो वो है अपना लाइसोजाइम एंजाइम। एक और आपको मैं ज्ञान की बात बता दूं, जो गाय का गोमूत्र है उसके अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और इसी कारण इसको भारतीय समाज क्या मानता है? पवित्र मानता है। तो पवित्र मानने का कारण क्या है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम। और लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाकर उस जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसीलिए गाय का जो गोमूत्र वो क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। साथियों, ये अपना जो मुख का जो टॉपिक है ये पूरा हो गया। इसके अंदर दांत अपने पढ़ लिए, अपने जीभ इसके अंदर पढ़ ली और अपने लार ग्रंथियां इसके अंदर पढ़ ली। अब अपन आगे बढ़ते हैं ग्रसनी के बारे में। ग्रास नली है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। साथियों, आगे बात करते हैं अपन ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना इसके अंदर कोई ज्यादा पढ़ने लायक है। अपन इसके अंदर पढ़ेंगे यह भोजन व श्वास का उभयनिष्ठ मार्ग है। क्या है? उभयनिष्ठ मार्ग है। इस ग्रसनी के नीचे से ध्यान रखना, यहां से एक नलिका और निकलती है और वो अपनी है श्वास नली। कौन सी नली है? श्वास नली। और दूसरी है अपनी आहार नली, भोजन नली। ठीक है साथियों, तो ये ग्रसनी होगी वो भोजन और श्वास का उभयनिष्ठ मार्ग है। यहाँ पर एक लगा होता है जिसे अपन कहते हैं घाटी द्वार, या अगर मैं विज्ञान की भाषा में कहूं तो उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। ध्यान रखना, ये एपिग्लोटिस क्या कार्य करता है? यह कार्य करता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। और श्वास को भोजन नली में जाने से रोकने का कार्य कौन करता है? ये एपिग्लोटिस कार्य करता है। साथियों, बात करूं अगर मैं ग्रसनी के प्रकार की, तो इसके 3 प्रकार हैं। जल्दी इसका नाम लिखता हूं। मुख ग्रसनी, दूसरी है नासिका ग्रसनी और तीसरी है कंठ ग्रसनी। अर्थात मुख ग्रसनी का संबंध मुख से होता है और नासिका ग्रसनी का संबंध नाक से होता है और कंठ ग्रसनी का संबंध कंठ द्वार से होता है। आगे बात करते हैं अपना ग्रास नली या फिर ग्रसिका। ग्रास नली ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट या याद करने वाली बात है नहीं। इसके अंदर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ओनली फॉर ये भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाती है। इस ग्रसिका या ग्रास नली का क्या कार्य है? ये भोजन को ग्रसनी से लेकर ओनली फॉर इस आमाशय वाले भाग के अंदर पहुंचाती है। कौन पहुंचाती है? ग्रास नली। और जो भोजन आता हुआ यहाँ गति करता है वो गति है अपनी कर्मा कुंचन गति। अर्थात कह सकता हूं कि भोजन है
वो कर्माकुंचन गति करता हुआ आगे बढ़ता है। कर्माकुंचन गति का मतलब है जो ये नलिका एक बार संकुचित होगी और एक बार शिथिल होगी, एक बार संकुचित एक बार शिथिल, और इस प्रकार जो गति को कहते हैं कर्माकुंचन गति, इसके माध्यम से भोजन है वो आगे बढ़ता रहता है। आगे हम पढ़ेंगे आमाशय। डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो येलो कलर का है वो अपना आमाशय से अपन कहते हैं पेट, स्टोमच। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आमाशय साथियों, जैसे ही भोजन आमाशय के अंदर पहुंचता है, किसके माध्यम से पहुंचता है? ग्रास नली के माध्यम से आमाशय के अंदर भोजन पहुंचता है। और आमाशय के अंदर जैसे ही भोजन पहुंचता है तो आमाशय की दीवारों के द्वारा किसका स्राव किया जाता है? जठर रस का स्राव किया जाता है। और जठर रस का माध्यम कैसा है? अम्लीय, अर्थात इसकी जो पीएच होती है वो 1.2 से 1.4 तक बहुत ही ज्यादा अम्लीय माध्यम है, तो वो है जठर रस। ठीक है साथियों। और दूसरा एक और रस का स्राव होता है वो है HCl, अर्थात इसे अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पर इसका जो स्राव है वो आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा इस HCl का स्राव किया जाता है। अब बात करते हैं HCl अपने शरीर के अंदर या आमाशय में क्या कार्य करता है। पहली बात है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। कौन? HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। दूसरी बात है भोजन के अंदर आए कोई भी जीवाणु, विषाणु को भी नष्ट करने का कार्य कौन करता है? HCl करता है। तो ये अपने शरीर के अंदर ये सुरक्षात्मक आवरण भी है। साथियों, ये बहुत ही अम्लीय पदार्थ है। अगर मैं कहूं, अगर इसको अपन शरीर के ऊपर या किसी भी भाग पर डाल दिया जाए तो शरीर का जो भी भाग है वो जल जाएगा। तो आमाशय के अंदर आमाशय क्यों नहीं जलता है? क्योंकि आमाशय की जो भी दीवारें हैं उसके ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है, जिसके कारण आमाशय में जो भी दीवारें हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंचती है। ये HCl अम्लीय होने पर भी आमाशय का जो श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है उसके कारण आमाशय की दीवार को कोई क्षति नहीं पहुंचती है। फिर बात करते हैं आमाशय के प्रकार। कितने भाग है? 3 भाग है। आप देख सकते हैं ये अपना आमाशय है। आमाशय के 3 भाग है। सबसे ऊपरी भाग है वो तो अपना है, सबसे ऊपरी भाग है वो है कार्डियक भाग। उसके आगे वाला भाग है फंडिस, और सबसे अंत वाला भाग है वो है पाइलोरिक भाग। बीच वाला भाग कौन सा है? फंडिस है। अंत वाला भाग कौन सा है? पाइलोरिक भाग है। ठीक है साथियों, बात करते हैं कार्डियक भाग के बारे में। तो ये कार्डियक है। कार्डियक आमाशय का सबसे पहला भाग जिसका संबंध किससे होता है? ग्रास नली से होता है। और यह भोजन को ग्रास नली से ग्रहण करता है। कौन करता है? कार्डियक भाग ग्रहण करता है। उसके बाद आमाशय के बीच वाला मोटा भाग क्या कहलाता है? आमाशय के बीच वाला मोटा भाग, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? फंडिस कहलाता है। और उसके बाद आमाशय का अंत वाला भाग, ये आमाशय का अंत वाला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। साथियों, आगे बात करें, आमाशय के अंदर 2 प्रकार के अवरोध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अवरोध। अवरोध का मतलब है कि भोजन को वापस आने में रोकने में सहायक है। ये अवरोध क्या करते हैं? भोजन को वापस आने में रोकने में सहायक है। जिसके अंदर पहला अवरोध है ग्रास नली का अवरोध। ये क्या करता है? भोजन को वापस आमाशय से ग्रास नलिका में आने से रोकता है। कौन रोकता है? ग्रास नलिका अवरोध। और दूसरा अपना है जठर निर्गमीय अवरोध। ये अवरोध आमाशय के अंतिम भाग पर पाया जाता है।
जो भोजन को छोटी आंत से वापस आमाशय में आने से रोकता है, तो वो अपना कौन सा अवरोध है? वो अपना अवरोध है जठर निर्गमीय अवरोध। तो साथियों ये अपने हुई आमाशय के बारे में बात। इसके अंदर भोजन का थोड़ी सी बात करें, इसके अंदर आमाशय में भोजन के प्रोटीन घटक का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। मुख कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में थोड़ा सा और बाकी वाला होगा छोटी आंत के अंदर। तो आगे पढ़ते हैं अपन छोटी आंत के बारे में। आमाशय की जो भी क्षमता है वो क्षमता है 1 से 3 लीटर। यह भोजन को 1 से 3 लीटर तक इसकी क्षमता है, ग्रहण कर सकता है इस भोजन को। आगे बात करते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत, पहले तो बात करते हैं कि छोटी आंत को क्यों कहते हैं। इस आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं? वास्तव में देखी जाए तो इसकी जो लंबाई है वो तो बड़ी आंत से लंबी है, लेकिन तो भी अपन इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? तो छोटी आंत कहने का कारण है कि इसका जो साथियों व्यास है, जो इसकी मोटाई है वो बड़ी आंत की तुलना में छोटी है, या इसका मैं व्यास कह सकता हूं वो कम है। किसकी तुलना में? बड़ी आंत की तुलना में इसका जो व्यास है वो क्या है? व्यास छोटा है, इसलिए अपन इसको छोटी आंत कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके लंबाई की, तो इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर के आसपास होती है, या मैं कह सकता हूं कि इसकी लंबाई वो 7 मीटर होती है। साथियों शरीर का ये ऐसा अंग है जिसके अंदर सर्वाधिक अवशोषण, सर्वाधिक भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। आपको पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा अंग है जिसके अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो वो है अपना छोटी आंत। ठीक है साथियों, बात करें इसके भाग, तो छोटी आंत के 3 भाग है। छोटी आंत के कितने भाग है? ये दिखाई दे रही है आपको येलो कलर की जो किया हुआ है, ये अपनी छोटी आंत है। और जो दिखाई दे रही है बड़ी वाली रेड कलर की, ये अपनी बड़ी आंत है। ये अपनी क्या है? बड़ी आंत। तो इसकी बीच वाली जो है ये छोटी आंत है, और इसकी लंबाई होगी 7 मीटर। अब इसके भाग दिए जाए तो इसके कुल 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है साथियों। सबसे पहला भाग है ग्रहणी। कौन सा भाग है? ग्रहणी है, जिसका संबंध आमाशय के पाइलोरिक भाग से होता है। इस ग्रहणी का संबंध किससे होता है? आमाशय के पाइलोरिक भाग से। फिर बात करूं, इसके अंदर भी भोजन का पाचन होता है, फिर इसका अवशोषण होता है। छोटी आंत के अंदर अवशोषण के लिए क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, और ये भोजन का क्या करते हैं? ये भोजन का अवशोषण करते हैं। ये भोजन का अवशोषण करने में सहायक है। तो ग्रहणी का संबंध हो गया पाइलोरिक। दूसरा भाग है इसके अंदर अग्र सुदांत। यह ग्रहणी, ये मैं कह सकता हूं छोटी आंत के मध्य का भाग है, जिसके अंदर भी भोजन का पाचन होता है, और अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। किसके माध्यम से अवशोषण होता है? वो है अपना सूक्ष्मांकुर। क्या है? सूक्ष्मांकुर। ठीक है साथियों, अगला बात है इसका सुदांत्र। जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और एनियम सुदांत्र। ये छोटी आंत का सबसे अंतिम का भाग है, जिसका संबंध किससे होता है? जिसका संबंध बड़ी आंत से संबंध होता है।
या मैं कहूँ कि शुद्धांत्र है वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इसके अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। इसके अंदर भोजन की कार्बोहाइड्रेट घटक का भी पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक कहां पर होता है? प्रोटीन का पाचन आमाशय के अंदर, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। फिर साथियों बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में। ये जो दिखाई दे रही है कुंडलित उल्टा यू आकार। साथियों बात करते हैं बड़ी आंत की, जो मैंने कई बार बताया, ये जो दिखाई दे रही है यू आकार की रेड कलर की, वो अपनी है बड़ी आंत। बड़ी आंत पहले तो कहते हैं कि इसको बड़ी आंत कहते हैं क्यों है, इसकी लंबाई वो छोटी आंत से कम है, फिर भी अपन इसको बड़ी आंत कहते हैं। तो इसका कारण है वो है इसका जो व्यास है, इसकी जो मोटाई है वो क्या है, छोटी आंत से ज्यादा है। छोटी आंत से क्या है, ज्यादा है, इसलिए अपन इसको बड़ी आंत कहते हैं। साथियों इसको भी अपन 3 भागों में बांटा गया है, जिसके अंदर पहला भाग है अंधनाल, दूसरा भाग है कोलन या रुदांत्र, और तीसरा भाग जो हो आहार नाल का सबसे अंतिम भाग मलाशय। साथियों इस बड़ी आंत का कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है, एक ही कार्य है, खनिज लवणों एवं जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, बड़ी आंत के द्वारा होता है। और यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने में सहायक है। कौन है? बड़ी आंत। इसका जो अंतिम भाग मलाशय है, इसके द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागते हैं। ये कोलन अंधनाल और मलाशय के बीच का भाग है, और ये अपना अंधनाल जिसका संबंध छोटी आंत से होता है। थोड़ी सी और बात करूं इस बड़ी आंत के शुरुआत में, यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपेंडिक्स, कर्मी रूपी परिशेष का अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है वो अपने शरीर के अंदर एक प्रकार का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब है ऐसा अंग जिसका अपने शरीर के अंदर कोई उपयोग नहीं है, फिर भी वो अपने शरीर के अंदर मौजूद है, जिसको अपन कहते हैं अवशेषी अंग। ठीक है साथियों, और इसका काम होता था केवल और केवल सेल्यूलोज का पाचन करना। और जो सेल्यूलोज है वो घास के अंदर पाई जाती है, और वैसे भी अपन घास वगैरह नहीं खाते हैं, इसलिए अपने भोजन के अंदर सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए अपेंडिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक प्राणी है जिसका नाम है खरगोश, खरगोश के अंदर आज भी ये अपेंडिक्स कार्य करता है। तो साथियों ये अपना हुआ पाचन तंत्र। ठीक है साथियों, थैंक्स।